हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 18th एंड 19th अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। कल अपडेट नहीं हुई थी, इसलिए मैगजीन कल नहीं आई थी और मैंने ये आपको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया इन्वोक्स पीस क्लोज अगेन एज राइस सब्सिडीज एक्सीड 10% कैप। देखो ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर द एग्रीकल्चर सेक्शन। फाइन। देखो सिंपल बात क्या है, पीस क्लोज का मतलब क्या होगा। देखो हर एक कंट्री को अलाउड होता है, जैसे एक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। फाइन। तो डेवलप्ड कंट्रीज को अलाउड होते हैं कि वो अपने फार्मर्स को जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन की 5% सब्सिडीज अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। उसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 10% सब्सिडी देना अलाउड होता है। फाइन। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 10% की जगह 13.7% सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने क्या किया, जो पीस प्रोसेस को वायलेट किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ में। मैंने आपको जो मतलब कि समराइज होता है वो हमने आपको बता दिया। इंडिया ने इन्फॉर्म किया डब्ल्यूटीओ को कि जो उसकी राइस प्रोडक्शन है 2019-20 में वो $46.07 बिलियन है, जबकि जो उसने सब्सिडीज दी हैं वो $6.31 बिलियन की है। मतलब कि जो नियरली 13.7% हो गई है, जबकि एक्चुअल में उसको सिर्फ 4.607 मतलब कि बिलियन डॉलर देना चाहिए था, मतलब कि 10% देना चाहिए था, जबकि इंडिया ने कितना परसेंट दिया, 13.7% दिया। ठीक है, इंडिया ने इससे पहले भी सिमिलर पीस क्लोज को वायलेट किया था 2018-19 में, और ये हमने पढ़ा भी था। फाइन। अभी क्या है, इंडिया ने क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर 3 तरह की सब्सिडीज होती है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। इसके अंदर क्या होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं अपने फार्मर्स को कुछ रिलैक्सेशन देती है सब्सिडीज के रूप में। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर जो कमिटमेंट है उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया है। और वो कैसे वायलेट किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। देखो फूड सिक्योरिटी में हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले फूड को प्रोडक्शन बढ़ाना। और फूड को प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम इंसेंटिवाइज करके उनको इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, या तो हम उनको लोन्स देंगे या फिर उनको सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्या किया, हमने जो इंडिया ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर द फूड सिक्योरिटी फंड। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ पब्लिक स्टॉक होल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रेड को डिस्टोर्ट करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डिस्टोर्ट करते हैं, जिसमें जो फार्मर्स है, इसमें हम क्या करते हैं, फार्मर्स से जो उनकी प्रोड्यूस हो वो हम क्या एमएसपी से खरीदते हैं। तो इन सब की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, हमने क्या किया, ऐसा बोला जा रहा है कि ये ट्रेड को डिस्टोर्ट करता है। फाइन। सम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स आर कंसीडर्ड टू डिस्टोर्ट ट्रेड व्हेन दे इन्वॉल्व परचेजेस फ्रॉम द फार्मर्स एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। फाइन। अब जो ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट होती हैं उनको हम कभी कभी एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं, समटाइम्स इसको एम्पर बुक सपोर्ट भी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं करती हैं लिमिट से ज़्यादा क्या करती है, ट्रेड को वायलेट करती है। कोई 3 तरह के सब्सिडीज गवर्नमेंट दे सकती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सब्सिडी देती हैं वो ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती हैं, और वो जो साइकिल है, जो आपका ट्रेड बना हुआ है, ट्रेड फ्लो बना हुआ है, उसको इतना डिस्टर्ब नहीं करता है। और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना सब्सिडी देनी है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज इसमें जो आप सब्सिडी देते हो वो ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करती है। ब्लू बॉक्स में क्या करते हैं, काफ़ी टाइप ऑफ सब्सिडीज अलाउड है, सो दैट हम ट्रेड को डिस्टोर्ट ना करें, मतलब उतनी तक अलाउड है जहाँ पर ट्रेड को डिस्टोर्ट ना करें। तो इसलिए ये भी इंटरनेशनल ट्रेड पे इतना इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो एम्बर बॉक्स है इसमें क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सब्सिडी देते हो, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए 5% तक अलाउड है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% अलाउड है, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्सिडी दी तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, डी मिनिमम आपको पता होगा, मिनिमम मतलब कि जो डोमेस्टिक वो कंट्री अपने फार्मर्स को कितना डोमेस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं, सो दैट वो ट्रेड को डिस्टोर्ट ना करें, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे, जो कि 2013 में हुई थी, तब उन्होंने इस पीस क्लोज को मतलब कि एग्रीमेंट किया था, जिसमें बोला था कोई भी कंट्री लीगली बार्ड नहीं है फ्रॉम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इवन इफ द सब्सिडी ब्रीच द लिमिट्स स्पेसिफाइड। मतलब कि सिंपल बात ये कि अगर कोई कंट्री जैसे इंडिया ने अगर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर अगर वो इसको ब्रीच भी किया है फूड सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो वो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये लीगली कोई वो नहीं है। फाइन। फूड सिक्योरिटी पर्पज के कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हंगर की। फाइन। नेक्स्ट है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन। ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द डीएसटी, तो ये रिपोर्ट किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, किसके अंडर 2 नेशनल मिशन जो हमारे क्लाइमेट चेंज में चल रहे हैं, दैट इज द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, और सेकंड है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पहला
नेशनल मिशन किस पे, सो दैट हमारा जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको हम सस्टेन करके रख सकें। सेकंड क्या है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को स्ट्रेटेजिकली डील कर सकें, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है, इसमें जो 8 ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। रीजंस क्या है, ये 8 स्टेट्स क्यों इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे पावर्टी लेवल ज़्यादा है, इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, फॉरेस्ट कवर कम है कुछ केसेस में, और कहीं पे क्या है, हेल्थ सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा असम, बिहार और झारखंड, इसमें नियर अबाउट इन स्टेट्स के 60% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हाईली वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। फाइन, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब कि अगर हम पहले ही जांच लेते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट ज़्यादा वल्नरेबल है या ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट रिस्क को समझ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज में कि हमें क्या क्या स्पेसिफिक मेजर्स लेने चाहिए, सो दैट हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें एंड मेनी मोर अदर थिंग। इसके अलावा हम क्या कर सकें, जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, जिसका एम है कि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज को बेटर अडॉप्ट कर सकें बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये सब प्रोग्राम्स को हम बेटर वे में चला सकें। इसके अलावा हम किस तरह से डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी को जांचें, सो दैट हम क्या कर सकें कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है वो करें और उनको जल्दी जल्दी अडॉप्ट करें, प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। फाइन, सजेशंस क्या है, सजेशन ये कि हमें कॉमन फ्रेमवर्क, एक मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है, गाइडलाइंस अडॉप्ट करनी है फॉर द रिस्क असेसमेंट। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी बनानी है, सो दैट हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज रिस्क की डाटा जनरेट कर सकें एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकें, एडेप्टेशन प्लान। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ एनी एज कैन बी स्क्रैप इफ इट फेल्स फिटनेस टेस्ट। फाइन, तो ये जो न्यूज़ है हमारे, देखो ये एनवायरनमेंट में कवर होगी, क्योंकि देखो अब कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है, क्यों हम स्क्रैप करने की बात करें, क्योंकि वो पोल्यूशन फैलाते हैं। देखो पहले क्या था, कुछ ऐसा था कि अगर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं 10 साल के बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको आप 15 साल के बाद स्क्रैप कर देंगे। लेकिन अभी बोला है कि कभी कभी आपने देखो कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, रनिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंपल बात ये कि अगर उन्होंने फिटनेस टेस्ट को व्हीकल्स ने फेल कर दिया 2 बार, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो उनकी एज मैटर नहीं करेगी। अब भाई आप 2 साल में उसको गाड़ी को इतना चला लो, तो 15 साल से चला लो, तो ऑफकोर्स बात तो वही होगी ना। तो ये बात है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक ड्राफ्ट रूल इशू किया है, जिसमें ये लिखा कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल, उसकी एज मायने नहीं रखती, ठीक है। इवन अगर वो 15 साल से पहले हम उसको फेस आउट कर सकते हैं, अगर उसने जो ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट को पास नहीं किया 2 चांस में। फाइन, इन व्हीकल्स को ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर किया जाएगा फ्रॉम द वाहन डाटाबेस। और ये जो गाइडलाइंस है, ये जो ड्राफ्ट रूल है, इफेक्ट में कब आएगा, 1 अक्टूबर 2020 से आ चुका है। अब इन रूल से क्या क्या हाईलाइट्स हैं, जो भी व्हीकल का ओनर होगा वो री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है अपने व्हीकल के लिए थ्रू ऑटोमेटिक टेस्ट। इसका जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है वो एक तरह का टेस्ट ओनली फैसिलिटी की तरह एक्ट करेंगे, और वो आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू रिपेयर व्हीकल और सेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑटो। सिंपल बात ये है कि जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है, ना ही आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, ना ही कोई आपके व्हीकल को रिपेयर करे, ना ही कोई भी स्पेयर पार्ट्स को वो सेल मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सिर्फ टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले बजट 2021 में भी वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रपोज किया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल जैसे 20 साल के हो जाएंगे उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट हो जाएंगे, और कमर्शियल व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा आफ्टर 15 ईयर। लेकिन सेंटर ने स्टेट्स को एडवाइस किया कि हमें क्या करना है, रोड टैक्स में 25% तक का रिबेट देने के लिए, मतलब कि सो दैट हम देखो हम क्यों चाह रहे हैं कि पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं। अब हम लोगों को इंकरेज करेंगे आप नए व्हीकल्स परचेज करो। नए व्हीकल परचेज करने के लिए हम उनको 25% तक का रिबेट देंगे रोड टैक्स पे, अलॉन्ग विथ हम कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस में उनको माफ़ी करेंगे, जो क्या करेंगे अपना स्क्रैप सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है। इस पॉलिसी का एडवांटेज क्या, फ्यूल सेव होगा, क्योंकि ऑफकोर्स नए जो व्हीकल्स होते हैं वो फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। लोअर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, और उनका जो ओल्ड कार है जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है वो भी बहुत कम होती है। फाइन, तो यस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज़ है माइग्रेंट वर्कर्स ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स सेज NHRC स्टडी। देखो ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर अंडर GS1 और GS2। अभी क्या है, NHRC ने एक स्टडी कंडक्ट करी है ऑन द सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ राइट्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। फाइन, मतलब आपको पता ही है जैसे कितना ज़्यादा इश्यूज आ रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का, तो इनके लिए एक स्टडी कंडक्ट करी है। एक सेकेंड, फाइन, तो उनके लिए एक स्टडी कंडक्ट करी किसने, NHRC ने। अब उसने क्या फाइंडिंग करी है,
तो इन्होंने बोल रहे हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी लो इनकम में काम करते हैं या फिर ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया या जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कमी है, जैसे 84% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनके पास प्रॉपर एकोमोडेशन तक नहीं है, मतलब उनके पास रहने की जगह नहीं है। इसके अलावा जो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उसके बाद न्यूट्रिशन की कमी है, और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की कमी है, मतलब कि नाइदर दे हैव फैसिलिटी टू असेस द सैनिटेशन या सैनिटरी नैपकिन्स, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब कि 68% वुमेन ऐसी हैं जिनके पास टॉयलेट्स तक का असेस नहीं है, बिकॉज वो स्लम्स में रहती हैं। इसके अलावा होम स्टेट और होस्ट स्टेट में लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लाइक अगर आप बिहार का एग्जाम्पल देने का, वो माइग्रेंट वर्कर पर्टिकुलर बिहार से बिलोंग कर रहा है तो उसके स्टेट में उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके अलावा अगर वो किसी और स्टेट में काम करते हैं तो वहाँ पे उन्हें एज एन आउटसाइडर देखा जाता है, मतलब कि एकदम से हम उनको सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह देखते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट है, फाइन। लाइक पर्सनल ऑप्शन, मतलब पर्सनल ओपिनियन है, लाइक इफ आई एम फ्रॉम हरियाणा, लाइक हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बिहार से कोई बंदा आ रहा है तो उसको एज एन आउटसाइडर देखा जाता है, लाइक उसको आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीट कर रहे हो, जबकि ये नहीं करना चाहिए, फाइन। तो उसको एज एन आउटसाइडर देखा जा रहा है, सेकेंड क्लास सिटीजन देखा जाता है इन द होस्ट, मतलब जिस स्टेट में वो आया। अब सेंटर ने क्या स्टेप्स लिए गए सो दैट माइग्रेंट वर्कर जो ये सब फेस करता है उनकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। पहला, ये आपको पता ही होगा, वन नेशन कार्ड स्कीम की चाहिए सो दैट उन लोगों को अपना राशन कार्ड मिले, मतलब राशन मिले थ्रू द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अलावा हमने क्या किया है, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स बनाए जिसमें वो क्या कर सकते हैं, स्किल्ड और सर्टिफाइड वर्कर्स को मैप कर सकते हैं, जहाँ पे उनको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क मिल सकता है, राइट। इसके अलावा हमने स्कीम स्टार्ट करी फॉर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें क्या करेगा, उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में किराए के मकान में उनको मतलब की मकान मिलेगा, ठीक है। एंड अर्बन पुअर सो दैट उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मिलेगी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट। एनएचआरसी के बारे में आई होप आपको पता होगा। एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंडर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 पे एक्ट डिफाइन करते हैं ह्यूमन राइट्स को एज द राइट्स जो रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया जाए एंड एम्बॉडीड इन द, और इसकी जो एनएचआरसी जो काम करते हैं वो किसके राइट्स पे करती है, ऑन द इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स एंड, और ये कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सेबल होती है इंडिया में, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, जिनोवा सीक्स टू स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन, फाइन। अब ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा, अभी क्या देखो, जिनोवा एक बायो फार्मास्यूटिकल्स है, mRNA वैक्सीन है, उसको भी सपोर्ट किया कि इसके अंदर इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयरनेस मिशन के द्वारा, ऑफ किसका ये मिशन है, डीपीटी का, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी क्या है, जो ये इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयरनेस मिशन है, इसको अलाइन किया गया किस प्रोग्राम के साथ, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन के द्वारा। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, वैक्सीन को डेवलप कर सकें, मतलब जल्दी वे में, और हम क्या कर सकें, उनकी कॉम्पिटेंसेस को, टेक्नोलॉजी को अच्छा बना सकें, सो दैट अगर हमारा जो पोटेंशियल है, जैसे कोविड चल रहा है, उसको हम इफेक्टिवली वे में रिस्पॉन्स कर सकें, राइट। ये पहला इंडिजीनियस, मतलब इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया mRNA वैक्सीन है। कन्वेंशनल वैक्सीन की तरह इसमें हम क्या करते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया का जो वीकेंड फॉर्म है उसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, राइट। आरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, वायरस का खुद के जीन को यूज़ करता है, उसके पार्ट को यूज़ करता है और इम्यूनिटी आपकी बॉडी में लगाता है, राइट। mRNA वैक्सीन ये बताता है कि किस तरह से सेल प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडीज़ में किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले ये सेफ होता है, इन्फेक्शन नहीं फैलाता, बिकॉज ये किसी पैथोजन से नहीं बनता होता या फिर किसी इनएक्टिवेटेड पैथोजन से नहीं बनता। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट कर सकता है और ट्रेडिशनल वैक्सीन से कंपेयर में ज़्यादा मतलब कि टॉलरेट कर सकता है, मोर रैपिडली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ होस्ट फॉर ग्रोथ, मतलब कि इसमें एग्स या बैक्टीरिया की आपको जरूरत नहीं है। 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, रिबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसपेरेंट। ये आपका स्टैटिक पार्ट में कवर होगा, फाइन। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है न्यूक्लियस में जो होता है और राइबोसोम तक पहुंचाता है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं प्रोटीन को फ्रॉम राइबोसोम्स। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं राइबोसोम्स को, सो वो प्रोटीन्स को बिल्डअप कर सकते हैं, फाइन। अब जब आप ये देख सकते हो, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है टू फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, से ये कहीं आप खुद पढ़ सकते हो। रिबोसोमल आरएनए क्या करता है, इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ सब यूनिट्स ऑफ द रिबोसोम। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये अमीनो एसिड कैरी करता है टू द रिबोसोम और उनको मैच करता है टू द कोडेड एमआरएनए, ठीक है।
रिबोन्यूक्लिक एसिड आई थिंक आपको पता ही होगा, यानी कि फुल फॉर्म ये करते हैं जो भी डीएनए में आपकी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक फॉर्मेट यूज करके प्रोटीन बिल्डअप करता है और उनको फिर रिबोसोमल प्रोटीन कंटेक्स तक लेके जाता है। राइट, अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। इतिहास दैट इज द IT इनेबल्ड इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट एनालिसिस सिस्टम। अभी ये कोविड-19 केसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो सेंटर ने स्टेट से अर्ज किया कि आप इतिहास को यूज़ करो, ठीक है, सो दैट हम क्या कर सके, हॉटस्पॉट्स जो जहाँ पे ज़्यादा कोविड की केसेस हैं उनकी ट्रैक कर सके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सके, सर्विलेंस कर सके और आइडेंटिफाई करें। इतिहास जो एक इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट एनालिसिस सिस्टम है, ये IIT मद्रास के प्रोफेसर से डेवलप किया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज को लिए अपार्ट फ्रॉम मैनुअल कॉन्टैक्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे, पॉजिटिव केसेस को मॉनिटर करेंगे और अथॉरिटीज़ की हेल्प करेंगे कि वो कंटेनमेंट जोन को किस तरह से मैप आउट कर सके और मतलब कि कहाँ पे कंटेनमेंट जोन उसको आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट टाइम ब्लैक सी, रिसेंटली क्या रशिया ने क्या किया, अपनी वॉरशिप जो कि ब्लैक सी में प्रेजेंट थी एट अ टाइम ऑफ टेंस रिलेशन बिटवीन वेस्ट इंडिया। ब्लैक सी आपको पता ही है कहाँ पे है, बिटवीन साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड टर्की, ठीक है, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है विया द मेडिटेरियन एजेंसी। आई थिंक आपको सब पता होना चाहिए इफ़ यू आर रीडिंग ज्योग्राफी। बोस्फोरस स्टेट कनेक्ट करता है टू द सीट ऑफ मरमरा थ्रू द ब्लैक सी और स्टेट ऑफ डंडरस कनेक्ट करता है टू द एगियन सी, रिलेशन ऑफ द मेड, ठीक है। सिंपल आपको पता है ब्लैक सी से कितने ज़्यादा स्टेट्स निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ में ये सी ऑफ एजोव से कनेक्टेड है बाय द कर्स्ट। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी हम पढ़ते रहते हैं। ये किसका स्टेट बर्ड है, राजस्थान का। हैबिटेट ड्राई ग्रासलैंड्स में रहता है या सबट्रेंड्स में रहता है, इरिगेटेड एरियाज को अवॉइड करता है। कहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाएंगे आपको इंडिया में, डेजर्ट नेशनल पार्क, नलिया जो गुजरात में है, बरोड़ा महाराष्ट्र में और बेलारी कर्नाटक में। थ्रेड्स की हंटिंग की वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है, या जो इतनी वायर्स होती है बिजली की तार हैं उस पर टकरा के मर जाते हैं, मूविंग व्हीकल्स की वजह या फ्री रेंजिंग डॉग्स इन म्यूजिक, ठीक है। आईएसएल स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है नोहिक्यम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया का फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट है विद स्टिकी डिस्क। इसको रिकॉर्ड किया कहाँ पे, निकोलियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो सेंचुरी है कहाँ पे, मेघालय की री भोई डिस्ट्रिक्ट में एंड ये बेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है नॉर्थ ईस्ट का। ये ईस्टर्न हिमालयन में पड़ता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। बाकी यहाँ पे जो रिवर ड्रेन करती है वो उमरान, उमिंग और ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, तो इतना पता होना चाहिए मेघालय में है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैट को भी देखा गया है। फाइन, लास्ट में आदित्य L1, ये भी हमने काफी पढ़ा है। ये इंडिया का पहला इंडियन मिशन है जो जिसमें हम सन को स्टडी करेंगे, सन के कोरोना को, सोलर एमिशंस को, किस तरह से सोलर विंड्स या फ्लेयर से जो कोरोनल मास इजेक्शन थे, ये सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। आदित्य 1 को रीनेम किया गया था एज आदित्य L1 बिकॉज आदित्य 1 का मीन था कि हम इसमें सिर्फ सोलर कोरोना को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे और चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेंगे। इसमें कुछ लैंग्वेज पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे जो कि स्पेस में पोजीशन होती है, जहाँ पे जो टू बॉडी सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है वो एक अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ प्रोड्यूस करता है। फाइन, इसके अलावा कुछ और इंडिया के जो सोलर मिशन है कौन कौन से हैं, इंडिया के कुछ और कंट्रीज के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर है और नासा का पार्कर सोलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स है 18 एंड 19 अप्रैल के कंप्लीट हो गए। इसका जो 20 अप्रैल के है वो मैं जल्दी मैगजीन लेके आऊँगी। बाकी अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।